हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया है। थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लगभग 14 मिनट लेट है। एक्चुअली में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से थोड़ा सा लेट है। हमारी संसदीय प्रक्रिया, हमारा विषय चल रहा है भारतीय राजनीति और भारत के संविधान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा विषय टिपिकल जरूर है, संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग बात करना चाहते हैं संसदीय समितियों के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधा हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से 14-15 मिनट लेट हैं। तो आधा घंटा तो हमारी क्लास होनी है। हो सकता है कि आज उससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल विषय, इसको बहुत संयम के साथ आपको सुनना है, बड़ा आनंद आएगा। कुछ जानकारियाँ एक्स्ट्रा है, कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो अक्सर किताबों में देखने को, किताबों में पढ़ने को हमको नहीं मिलती है। वॉल्यूम तेज करने का कह रहे हैं मित्र लोग, तो मेरे हिसाब से यस, आपकी बात को हमने सुन लिया है। वॉल्यूम जल्दी से बढ़ा दिया जाएगा। आज हम लोग संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत संसदीय समितियों पर चर्चा करना चाहते हैं। संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज। दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले से वादा कर रखा है कि हम लोग सिविल सर्विस यानी आईएएस से लगाकर ग्राम सेवक तक सारी तैयारियों को कवर करते हुए विषय पर प्रकाश डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम तेज करने का कहा जा रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है। संसदीय समितियों में भी हम लोग उन बातों पर भी बात करेंगे जो छोटे लेवल के एग्जाम, 3rd ग्रेड के या 2nd ग्रेड में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आरएस में या सिविल सर्विस का जो एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, या विभिन्न राज्यों के जो पीसीएस के जो एग्जाम्स है, वहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रख रहे हैं, हम अपने उन दोस्तों को भी ध्यान में रख रहे हैं जो पहली बार भारत की राज व्यवस्था से परिचित हो रहे हैं, या यूं कह दीजिए भारत की राज व्यवस्था को पहली बार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज। पहला सवाल, क्या है संसदीय समितियां? पहला सवाल है, क्या है संसदीय समितियां? दूसरा, क्यों है संसदीय समितियां? हम संसदीय समितियों का गठन क्यों करते हैं, यह दूसरा प्रश्न है। और भारत में संसदीय समितियों का इतिहास क्या है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम लोग इन सब बातों को समझ लें, तो ऐसी स्थिति में संसदीय समितियां, जो कि एक कठिन टॉपिक हमको लगता है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ सकता है। सवाल है, संसदीय समितियां क्या है? इसका जवाब यह है, संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के द्वारा, या सदन का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति। संसदीय नियमों और प्रक्रिया तथा सदन के अध्यक्ष द्वारा गठित की गई समितियां संसदीय समितियां कहलाती है। ये तो इसका जवाब हुआ कि संसदीय समितियां होती क्या है। दूसरा प्रश्न है, संसदीय समितियां क्यों गठित की जाती हैं? दोस्तों, आप लोगों से चर्चा करते समय इस बात पर हम लोगों ने जरूर चर्चा की थी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण हमारी ये जो कार्यपालिका है, हमारी जो ये सरकार है, जो कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में, या यूं कह दीजिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, ये सरकार ठीक ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, उसको देखने का जो काम है वो हमारी पार्लियामेंट का है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी जो मंत्री परिषद है वो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी है। तो हमारी संसद कार्यपालिका पर कह दीजिए, हमारी संसद सरकार पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे साधन अपनाती है। उन्हीं में से एक साधन है संसदीय समितियां। आप यूं कह दीजिए कि संसदीय समितियों के द्वारा संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। तो हमने संसदीय समितियों की स्थापना, एक तो यह वजह है जिसके कारण हमने संसदीय समितियों की स्थापना की। दूसरा, दोस्तों, आप लोग जानते हैं लोकसभा में लगभग 545, राज्यसभा में लगभग 245, यानी 800 सदस्य हैं हमारी संसद में लगभग। ये 800 सदस्य मिलकर कैसे एक साथ में काम करेंगे? संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना, संसद का काम है संविधान में संशोधन करना,
संसद का काम है बजट को पारित करना, तो इतने बड़े जो काम है संसद के 800 सदस्य मिलकर एक साथ में काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्त ये बार बार कह रहे हैं, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम से निवेदन है कि वॉल्यूम को बढ़ाइए, हमारे मित्र लोग बात को सुन नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में संसद इतना बड़ा हाउस है, इतने सारे लोग होते हैं, तो एक साथ मिलकर ये काम नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमने एक सिस्टम अपनाया है, संसदीय समितियों की स्थापना कर दी जाती है अलग अलग विषय पर, और वो संसदीय समितियां फिर अलग अलग काम करती है। तो आज हमने जवाब दिया कि ये संसदीय समितियां क्या है, और दूसरा संसदीय समितियां क्यों गठित की जाती है, इस प्रश्न का। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारत में संसदीय समितियों की ये जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है। तो इसका सीधा जवाब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि संसदीय समितियों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। दूसरी बात, भारत में संसदीय समितियों का इतिहास क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1919 में एक एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट का नाम था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियों के गठन की बात कही गई थी, और यही वो अधिनियम है जिसके तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति की स्थापना का उल्लेख किया था। इसलिए अगर आप लोगों से कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाए, कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संसदीय समितियों का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। वहां पर प्रवर समितियां, सेलेक्ट कमिटीज की बात की गई थी, और उसी एक्ट में लोक लेखा समिति के गठन की बात की थी। तो ये तो है इतिहास। अब दोस्तों आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे कि भारत में संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है। तो संसदीय समितियां के बहुत सारे प्रकार है, हम लोग सारी संसदीय समितियों को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण संसदीय समितियां हैं जहां से हर लेवल पर प्रश्न बन सकता है, उस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, और वो ये है, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या किसी संसदीय समिति का उल्लेख भारत के संविधान में है, या संसदीय समितियां जैसा मैंने कहा ये सदन के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है, उनके डायरेक्शंस पर गठित की जाती है, उनके आदेशों पर गठित की जाती है, या संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं से ही गठित की जाती है, या संसदीय समितियों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो दोस्तों वहीं से हम लोग आज अपनी बात को शुरू करते हैं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान है उसका एक अनुच्छेद है 344, आर्टिकल 344। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 344 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम लोग संसदीय समितियों पर बात करते करते अचानक आयोग की क्यों बात करने लग गए। दोस्तों ये बात जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे, और उस राजभाषा आयोग में हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं के जो प्रतिनिधि है, जिसका उल्लेख हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में कर रखा, उन 22 भाषाओं के प्रतिनिधियों को इस राजभाषा आयोग में शामिल किया जाएगा। और ये राजभाषा जो आयोग है वो ये देखेगा कि हमारी जो भाषा जो हिंदी है, हिंदी को और ज़्यादा कैसे प्रमोट किया जा सके। और आप इवन यहाँ तक कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो प्रचार प्रसार हो रखा है, अंग्रेजी में जो कार्य किए जाते हैं, उस पर किस प्रकार से निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, उस पर किस प्रकार से लिमिटेशंस तय की जा सकती है, उसके ऊपर किस प्रकार से सीमाएं तय की जा सकती है, उसका काम करेगा राजभाषा आयोग। हिंदी को किस तरह से प्रमोट किया जाए और अंग्रेजी के प्रयोग को किस प्रकार से रोका जाए, उस संदर्भ में जिम्मेदारी जो है इस राजभाषा आयोग को दी है। और इस राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, और इस आयोग में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सारी भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ऐसा अनुच्छेद 344 में लिखा हुआ है। दोस्तों अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे, इससे संसदीय समितियों का क्या संबंध है। संबंध है दोस्तों, एक ही समिति है, और वो समिति है राजभाषा समिति, और उस राजभाषा समिति का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 344 में कर रखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये राजभाषा आयोग जो अपनी सिफारिशें देगा, राजभाषा आयोग जो अपनी रिपोर्ट्स देगा, उन सिफारिशों पर, उन रिपोर्ट्स की परीक्षा करने के लिए, उन रिपोर्ट्स का एग्जामिन करने के लिए, उन रिपोर्ट्स को जांचने के लिए संसद की एक समिति होगी और उस समिति का नाम है राजभाषा समिति। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया प्रश्न हो यहां से बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इस समिति का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो राजभाषा समिति है ये हमारे संविधान में पहले दिन से उल्लेखित है, लेकिन हमने राजभाषा समिति का गठन लंबे समय तक नहीं किया। दोस्तों थोड़ी सी बात इस टॉपिक से हटकर है, लेकिन मुझे लगता है इस टॉपिक को समझाने के लिए वो बात बतानी जरूरी है। हमारी संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बना रखा है। ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 जो बना रखा है वो 1965 में लागू हुआ। अनुच्छेद 344 में राजभाषा समिति का भी उल्लेख है और जो राजभाषा अधिनियम 1963 है उसमें भी राजभाषा समिति का उल्लेख है। और ये राजभाषा जो समिति है वो समिति इस राजभाषा आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट्स, उनकी सिफारिशों पर बात करने, उसकी सिफारिशों के एग्जामिन करने का काम करती है। इस राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। दोस्तों तो ये वो राजभाषा समिति है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में उल्लेख है। हमको ऐसा लग सकता है कि शायद किसी भी संसदीय समिति का उल्लेख संविधान में नहीं होता होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही उसी समिति का उल्लेख किया जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख कर रखा है। साथ ही दोस्तों मैंने आप लोगों से, आशा जी थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आप इस तरह से मोटिवेट करते हैं, इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार सारे दोस्तों को करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा ये टॉपिक डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे, ज्योति जी ने पूछा 1976 में राजभाषा समिति बनी थी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों उन समितियों की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। हमारी जो संसद की जो समितियां हैं मोटे तौर पर उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले बात करते हैं फिनेंशियल कमिटीज की, वित्तीय समितियों की। मैंने पहले से उल्लेख कर दिया है, राजभाषा समिति के अलावा किसी भी समिति का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम लोग बात कर रहे हैं फिनेंशियल कमिटीज की। मैं उन सारे दोस्तों का ख्याल रख रहा हूं जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारी संसद की 3 वित्तीय समितियां होती है, पहले तो इसी को ध्यान रखें। और ये 3 समितियां कौन कौन सी है जरा देखना। पहली समिति जहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और किसी भी लेवल के एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, वो समिति है लोक लेखा समिति, अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC शॉर्ट में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या क्या सवाल बन सकता है पहले इसी को जरा देख लीजिए। ये जो लोक लेखा समिति है मैंने पहले से स्पष्ट कर दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में इस समिति का उल्लेख था। एक दूसरी बात, 1921 में पहली बार इस समिति की स्थापना हुई, लोक लेखा समिति की स्थापना हुई, ये तो है दूसरा फैक्ट। तीसरी बात, लोक लेखा समिति में कौन लोग होते हैं, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा PAC में टोटल 22 लोग होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। उन 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाएंगे। कई सारे मित्र, मैं YouTube पर सारे आप लोगों के मैसेज देखता हूं, कई सारे मित्रों ने ये बात कही है कि हम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, इसलिए आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोले। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं। रामू राम जी एकदम सही कह रहे हैं, 15 और 7, 15 तथा 7 एकदम सही कह रहे हैं। तो PAC में 22 सदस्य होते हैं, उन 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। दोस्तों आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे मेंबर्स कैसे लिए जाएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। तीनों वित्तीय समितियों को एक साथ में आपको बताया जाएगा कि मेंबर्स कैसे लिए जाते हैं, उनका चुनाव होता है या मनोनीत किए जाते हैं, उन पर सारी चर्चा करेंगे। बस आप केवल सुनते रहा करें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, समझना बहुत जरूरी है। लोक लेखा समिति में टोटल जो मेंबर्स है 22, 15 लोकसभा
और 7 सदस्य राज्यसभा से हमने लिए हैं। आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि ये जो लोक लेखा समिति जिसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं, ये करते क्या है? तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, हमने अपने पहले की YouTube की जो क्लासेस रही है उसमें एक पद हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भारत सरकार वर्ष भर में जितना भी पैसा खर्च करती है उसकी ऑडिटिंग करने का काम करता है ये CAG। ये जो ऑडिटिंग करेगा, इस ऑडिटिंग की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो CAG इस रिपोर्ट को संसद में रखते हैं। अब दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष भर में जितना भी पैसा खर्च किया उसकी ऑडिटिंग करने का काम किया CAG ने। CAG ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। अब फिर वही बात, संसद में कुल 790 लोग, लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245, ये 790 यानी लगभग 800 लोग ये CAG द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखी गई इस रिपोर्ट को जांच करने का काम करता है। और दोस्तों, फिर वही बात, 800 लोग मिलकर इस रिपोर्ट की सही ढंग से जांच नहीं कर सकते, इसलिए हमारी संसद ने एक बहुत अच्छा सा सिस्टम अपनाया। ये जो CAG है, ये CAG जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में जो रखते हैं, इस रिपोर्ट की वापस जांच करने का काम करती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। काम क्या है? CAG द्वारा भारत सरकार के जितने भी पैसे खर्च किए गए उन खर्चों का हिसाब किताब की जांच करने वाली जो ऑडिटिंग जो की गई है, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं और संसद में रखी गई इसी रिपोर्ट की जांच करने का काम करती है लोक लेखा समिति। दोस्तों देखिए जरा नाम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा, यानी लोक लेखाओं की जो जांच CAG ने की, CAG द्वारा रखी गई इसी रिपोर्ट की जांच करने का काम वापस PAC करती है। ये जो PAC है, इसमें कुल 22 सदस्य और 22 के 22 मेंबर संसद के सदस्य। PAC को जब कभी भी इस रिपोर्ट की जांच करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये PAC नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी जो भारत का CAG है, उसे अपने पास बुलाकर उनसे गाइडेंस ले सकती है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। दैट्स वाई लोक लेखा समिति और PAC का बहुत नजदीक का संबंध होता है। इसी वजह से CAG को लोक लेखा समिति का फ्रेंड यानी दोस्त, मित्र, फिलोसफर यानी दार्शनिक तथा गाइड यानी मार्गदर्शक कहा जाता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तो बात है ये दोस्तों, हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना गहरा है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना परिपक्व है कि पैसा हमारा सरकार खर्च करती है, पैसा सरकार खर्च करती है और उन खर्चों की जांच CAG करता है, जो कि एक अलग से स्वतंत्र और एक संवैधानिक संस्था है। और हमारा लोकतंत्र कितना कितना गहरा है उसको जरा देखिए। CAG द्वारा रखी गई इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है और 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा हम लोकसभा में विपक्ष के किसी सांसद को इस समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। यानी विपक्ष का जो सांसद होगा लोकसभा का, जो इस कमेटी का मेंबर है, उस व्यक्ति को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पैसा सरकार खर्च करती है, जांच CAG कोई एक अलग से संस्था है वो करती है और CAG द्वारा रखी गई इस रिपोर्ट की जांच करने का काम PAC करती है और PAC का अध्यक्ष लोकसभा का विपक्ष का सांसद होता है। ये हमारा हिंदुस्तान कितना मैच्योर है, कितना परिपक्व है, हमारा लोकतंत्र कितना गहरा है, उस बात का संकेत है। 1967 से PAC का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा लोकसभा में विपक्ष का सांसद को बनाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। वर्तमान में PAC के जो अध्यक्ष है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कर्नाटक के सांसद है, लोकसभा के सांसद है, कांग्रेस के सांसद है और मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान समय में PAC यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। वित्तीय समितियों पर हम लोग बात करते करते अब दूसरी जो वित्तीय समिति है उस पर बात करेंगे। उसका नाम है अनुमान समिति, अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी, अनुमान समिति। इसके लिए जो शुद्ध हिंदी का एक और शब्द है वो है प्राकलन। प्राकलन कहिए
अनुमान कहिए, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी। अब देखिए दोस्तों, यह समिति देश की आजादी से पहले, देश के संविधान के लागू होने से पहले नहीं थी। पहली बात, 1950 में इस समिति का हमने गठन किया। दूसरी बात, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, खासकर एसेशन और रीजन जो हमारे मित्र लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेषकर बात है। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। इस प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और दोस्तों 30 के 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। इस बात को विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। सीधा प्रश्न आ सकता है, ऐसा क्यों लिया जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पीएससी में टोटल 30 सदस्य होते हैं, एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। ऐसा क्यों लिया जाता है उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा अनुमान समिति यानी प्राक्कलन समिति करती क्या है। दोस्तों चिंता नहीं करें, मधुराम जी आप पूछ रहे हैं पीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है। कुछ बातें ऐसी है जो तीनों समितियों के बारे में एक साथ आपको बताई जाएगी। आप थोड़ा सा संयम रखें, बस केवल बात सुनते रहे। वित्तीय समिति तीनों अभी मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अनुमान समिति यानी प्राक्कलन समिति क्या करती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत के जो वित्त मंत्री है वो बजट रखते हैं। बजट भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है। बजट वैसे आप लोग जानते होंगे, बजट एक अनुमान होता है, अनुमान। और आप लोग हम लोग ये भी जानते हैं कि बजट में जो अनुमान रखे जाते हैं वो अक्सर बढ़ा चढ़ा के रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का जो धन है जिसको आप खर्च करने जा रहे हो, बजट के माध्यम से आप स्वीकृति ले रहे हो, वो जो अनुमान है, वो जो अनुमान आपने रखे हैं वो वास्तविकता के नजदीक है या नहीं है। सोहन जी, पीएससी का फुल फॉर्म कहाँ है आप, मैंने बताया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आप पूरा वीडियो देखें, उसको बड़ा मजा आएगा। आप लोग खुद कॉपरेट करेंगे उसमें ज्यादा आपको मजा आएगा। बजट एक अनुमान होता है और अनुमान सरकार अक्सर बड़ा चढ़ा के रखती है। वो अनुमान वास्तविकता के निकट है या नहीं है, अनुमान वास्तविकता के निकट है या नहीं है। उन अनुमानों की वास्तविकता को निकट लाने के लिए, उन अनुमानों को वास्तविकता के निकट लाने के लिए, उन अनुमानों की जांच करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया जाता है उसी का नाम है एस्टीमेट कमेटी। उसी का नाम है एस्टीमेट कमेटी यानी अनुमान समिति। हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से जो अनुमान रखे हैं संसद में, लोकसभा में जो रखे हैं, वो अनुमान वास्तविकता के निकट है या नहीं है, इसको देखने का काम अनुमान समिति करती है। अब दोस्तों सवाल यह था कि अनुमान समिति में सारे लोग लोकसभा से ही क्यों होते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 109, आर्टिकल 109। वो ये कहता है कि जो धन विधेयक है, मनी बिल है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। और उसका कारण क्या है? बजट खुद एक मनी बिल होता है, बजट खुद एक धन विधेयक होता है। उसका कारण यह है कि धन विधेयक के माध्यम से सरकार जनता के ऊपर नए नए प्रकार के टैक्सेस लगाना चाहती है, या जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसके बारे में निर्णय लेना चाहती है, उन टैक्सेस को समाप्त करना चाहती है। टैक्सेस जनता के ऊपर आप लगा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जनता को पहले पूछा जाना चाहिए कि क्या हम आपके ऊपर टैक्स लगा दें, या टैक्स की दरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर दें, या टैक्स को समाप्त कर दें। दोस्तों धन जनता का है, तो जनता का धन होने के कारण पहला अधिकार भी जनता का बनता है कि वह उस पर विचार करें। पहला अधिकार जनता के उन प्रतिनिधियों का बनता है जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप सब दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में बैठे होते हैं। इसलिए अनुमान समिति जब काम करेगी, बजट के अनुमानों को वास्तविकता के निकट लाने की प्रयास करेगी, अनुमान समिति बजट के अनुमानों की जब जांच करेगी, तो पहला अधिकार लोकसभा का बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अनुमान समिति में केवल और केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, कथन आएगा ऐसा लिखा हुआ, अनुमान समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। यह कथन आ सकता है दोस्तों, एकदम सही है। कारण लिखा हुआ आ सकता है। कारण क्या लिखा आ सकता है? बजट एक धन विधेयक होने के कारण पहले लोकसभा में रखा जाता है। यस, यही तो कारण है। इसी वजह से अनुमानों पर विचार करने का हक लोकसभा का बनता है, क्योंकि लोकसभा ही जनता का सही ढंग से या समुचित ढंग से
प्रतिनिधित्व करती है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत सारे दोस्त बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनकी चिंता ना करें। वित्तीय समितियां 3 हैं, तीनों के बारे में मैं आपको अभी एक साथ में बताऊंगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। वित्तीय समितियां में अनुमान समिति हम लोगों ने देखी। अनुमान समिति को मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। मितव्ययता समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनुमानों को जो बढ़ा चढ़ा के रखे गए उनको वास्तविकता के निकट लाती है। इस वजह से ये जो धन का मिसयूज हो सकता है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है, उसको कम करने का प्रयास करती है। इस वजह से इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। एक समिति है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति अंग्रेजी में कहते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कोपू। लोक उद्यम कह दीजिए, सार्वजनिक उद्यम कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। लोक उद्यम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति अंग्रेजी में कहते हैं कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दोस्तों, ये समिति क्या है, इस समिति को जानने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोक उद्यम क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे उद्यम जिनकी स्थापना सरकार ने की है, ऐसे उद्यम जिसमें काम करने वाले लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, ऐसे उद्यम जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ हो, ऐसे उद्यम जिसका प्रॉफिट और लॉस दोनों सरकार को ही होने हो। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं ऐसे उद्यम लोक उद्यम कहलाते हैं। लगभग 244-243 भारत सरकार के लोक उद्यम में आप लोगों ने एनटीपीसी, सेल, गेल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ये सब एचटीएमएल, इन सब के आपने नाम सुने होंगे। ये सब भारत सरकार के लोक उद्यम हैं। और दोस्तों, आप लोगों को शायद याद होगा पंडित नेहरू इन लोक उद्यमों के कट्टर समर्थक थे, क्योंकि लोक उद्यमों में देश के एक बड़े भाग को रोजगार मिलता है और लोक उद्यम जनता की सेवा के लिए स्थापित किए जाते हैं। लोक उद्यमों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है, इसलिए पंडित नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे। अब मैं ये सारी बातें आप लोगों को क्यों कह रहा हूं? ये जो लोक उद्यम है उसमें हमारी अरबों खरबों रुपए की पूंजी लगी हुई है। भारत सरकार की अरबों खरबों रुपए की पूंजी लगी हुई है। ये लोक उद्यम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने का काम कौन करेगा? 1964 में कृष्णा मेनन, वीके कृष्णा मेनन, आप लोगों को याद होगा ये हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कृष्णा मेनन समिति का गठन किया था। इस कृष्णा मेनन समिति ने कहा कि जो लोक उद्यम है भारत सरकार के, वो अगर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी जांचने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना लोक उद्यमों पर अलग से संसद की एक समिति बनाई जाए। कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर ही दोस्तों 1964 में हमने एक और फाइनेंशियल कमेटी के रूप में, एक और वित्तीय समिति के रूप में हमने गठन किया। उसका नाम है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति टोटल इसमें मेंबर्स होते हैं 22, 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये 22 सदस्य होते हैं। 1964 में इस समिति का गठन किया गया था, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसे हम लोग कोपू कहते हैं। अब दोस्तों, ये कोपू क्या करती है? मैंने अभी बताया नहीं कि मेंबर्स कहां कहां से लिए जाएंगे, लेकिन आपको ये बता देता हूं अभी फिलहाल कि ये समिति करती क्या है। सीएजी भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वो अपनी रिपोर्ट 2 भागों में रखता है। एक भारत सरकार के द्वारा जो खर्चा किया गया, जो जनरल खर्चा है, उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट अलग से रखता है, और भारत सरकार के जितने भी जो लोक उद्यम है, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका निष्पादन का स्तर कैसा है, उस पर एक अलग से रिपोर्ट रखता है। तो सीएजी के द्वारा लोक उद्यमों पर संसद में रखी गई इस रिपोर्ट की जांच करने का काम करती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी लोक उद्यम समिति। तो दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, लोक उद्यमों पर सीएजी द्वारा रखी गई रिपोर्ट की जांच करने का काम ये कोपू करेगी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स करेगी। अब कई सारे मित्र बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का थोड़ा जवाब दे देते हैं। ये तो है फाइनेंशियल कमिटीज। दोस्त लोग पूछ रहे हैं इन समितियों का कार्यकाल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले से स्पष्ट कर दिया था कि तीनों कमिटीज के कार्यकाल वगैरह हम लोग सब साथ में देखने वाले हैं। जरा इसको देखिए आप। पहली कमेटी नाम है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरी कमेटी नाम है एस्टिमेट कमेटी, यानी अनुमान समिति। तीसरी कमेटी
कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कोपू। दोस्तों इसमें मेंबर है 22, लोकसभा से 15, 7 राज्यसभा से। अनुमान समिति में टोटल है 30 मेंबर और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से। कोपू में टोटल मेंबर है 22, 15 वर्तमान समय में मुरली मनोहर जोशी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी जो लोक उद्यम समिति है, उस समिति के वर्तमान समय में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है शांता कुमार, वो इस कमेटी के अध्यक्ष है। और पीएससी पर हम लोग बात कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष है। अब जरा देखिए, आपका पहला प्रश्न था इन समितियों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों इन समितियों का कार्यकाल, तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। पहली बात क्लियर है, ये तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, पहली बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ढंग से इस समितियों को देख पा रहे हैं और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वित्तीय समितियों का गठन हम लोगों ने इसलिए किया ताकि सरकार जो काम कर रही है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसको देखना। देखिए पीएससी लोक लेखा समिति क्या करती है, सरकार ने जो पैसा खर्च किया है उस पर जो ऑडिटिंग रिपोर्ट आ रही है उसकी जांच करने का काम करती है। एस्टिमेट कमेटी सरकार ने जो बजट में अनुमान लगाए वो अनुमान वास्तविकता के निकट है या नहीं उसको देखने का काम करती है। और सरकार के अंडर में लोक उद्यम होते हैं, वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको देखना इसका काम है। अगर आप ढंग से देख रहे हैं, ढंग से समझ रहे हैं, तो आप देखिएगा तीनों कमेटीज सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने का काम कर रही है या सरकार के कार्यों की जांच करने का काम करती है। तो दोस्तों दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका इस संदर्भ में क्लियर होना चाहिए वो ये है कि तीनों फाइनेंशियल कमिटीज में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष है और मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं होता। 2, तीसरा सवाल, कैसे लिए जाते हैं सदस्य, तो आपको एकदम स्पष्ट कर देते हैं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इन समितियों के सदस्यों का चुनाव होता है। यस, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इन समितियों का चुनाव होता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, तो जरा देखिए, लोक लेखा समिति टोटल मेंबर 22, 15 सदस्य हैं लोकसभा से, 7 सदस्य हैं राज्यसभा से। अब आप मुझसे पूछोगे कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, उनमें से आप 15 सदस्यों को कैसे टालोगे, आप 15 सदस्यों को कैसे उनका सिलेक्शन करोगे, उनका इलेक्शन करोगे, इसका क्या मेथड होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या झगड़ा नहीं हो जाएगा कि हमारे मेंबर कम है, हम उनके मेंबर ज्यादा है। तो दोस्तों एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, साफ संसदीय प्रक्रिया और नियमों में लिखा हुआ है, जिस पार्टी का जितना प्रतिनिधित्व जिस सदन में होगा, वापस सुनिए, जिस दल का जितना प्रतिनिधित्व जिस सदन में होगा उतना ही प्रतिनिधित्व उस समिति में होगा। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, तो जरा देखिए, 15 सदस्य कहां से लिए जा रहे हैं, लोकसभा से लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 545 में से लोकसभा में उसके 272 सांसद हैं। इसका मतलब 50% जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो बीजेपी के हैं। तो 15 में से 8 सदस्य बीजेपी के होंगे। अगर बात करें 545 में से 48 सदस्य कांग्रेस के हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 9 से 10% हिस्सा लोकसभा का कांग्रेस के पास आता है। तो 15 का भी लगभग 10% यानी 2 मेंबर कांग्रेस से लिए जाएंगे। जिस दल का जितना प्रतिनिधित्व जिस सदन में होता है उतना ही प्रतिनिधित्व इन कमेटीज में होता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फाइनेंशियल कमेटीज हैं ये आपको जरूर समझ में आ गई होगी। 3 फाइनेंशियल कमेटीज है आज के दिन, तीनों के कौन कौन अध्यक्ष हैं, कैसे इसके मेंबर्स लिए जाते हैं उस पर हमने बात की, और चुनाव होते हैं बाकायदा। और चुनाव की विधि मैंने आपको बता दी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इन सदस्यों का चुनाव होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये तो हुआ फाइनेंशियल कमेटीज। अब दोस्तों एक होती है जेपीसी, अंग्रेजी में कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति। इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यहां से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। पहली बात दोस्तों, ये एक एडॉक कमेटी है, ये एक तदर्थ समिति है।
एडॉक का मतलब है कभी कभार जिसका गठन किया जाता है। ये जो फाइनेंशियल कमिटीज जो अभी हम लोगों ने देखी थी, ये तो सारी परमानेंट कमिटीज है। ये शपथ नहीं लेते हैं ज्योति जी, ये किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं लेते। ये जो अभी हम लोगों ने फाइनेंशियल कमिटीज पढ़ी थी, ये तो सब संसद की परमानेंट कमिटीज है, परमानेंट कमिटीज है। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति। पहली बात तो दोस्तों ये एडॉक कमेटी है, तदर्थ समिति है, कभी कभार गठन किया जाता है। तो पहला आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, पहला मुझसे आप प्रश्न पूछोगे, ये कभी कभार का क्या मतलब है? ये कौन तय करेगा कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो गाइड्स वगैरह है उसमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कम क्लियर रखा है या थोड़ा सा जटिल भाषा में रखा गया है। इसकी वजह से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, संयुक्त संसदीय समितियों का गठन 2-3 तरीकों से हो सकता है। पहली बात तो कब किया जाता है, तो मैंने कहा विशेष मामलों की जांच करने के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। आप कहेंगे विशेष मामले का आधार क्या? ऐसे मामले जो देश की जनता को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं, देश की जनता के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, या आप यूं कह दीजिए जिसमें लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर यदि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जेपीसी का गठन किया जाता है। ये तो होते हैं विशेष मामले। लेकिन गठन करेगा कौन? तो दोस्तों मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जेपीसी के गठन के लिए दोनों हाउस की सहमति होना जरूरी है। एक हाउस यदि प्रस्ताव पारित करता है कि जेपीसी गठित होनी चाहिए और दूसरा हाउस अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, ऐसी स्थिति में जेपीसी का गठन हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा हो, विपक्ष किसी मामले की जांच करने के लिए जेपीसी के गठन की बात कर रहा हो और सत्ता पक्ष यदि विपक्ष के साथ सहमत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जेपीसी का गठन किया जा सकता है। और एक और तरीका हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों मिलकर भी जेपीसी का गठन कर सकते हैं यदि उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमारे संसद के जो सदस्य हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों मिलकर भी जेपीसी का गठन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 3 बातें बताई। एक, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मिलकर जेपीसी का गठन कर सकते हैं। दूसरा, एक सदन प्रस्ताव पारित करे और दूसरा सदन उस प्रस्ताव से सहमत हो जाए तो जेपीसी का गठन हो सकता है। और तीसरा, विपक्ष की मांग पर अगर सत्ता पक्ष सहमत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी जेपीसी का गठन किया जा सकता है। तो गठन कैसे होता है उस पर हम लोगों ने बात की। दूसरी बात, विशेष मामले को मैंने ऐसा क्लियर कर दिया। दोस्तों, ऐसा मामला जिस पर सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, एक ऐसा मामला जिस पर ऐसा लग रहा है कि लार्ज स्केल पर भ्रष्टाचार हुआ है, कोई ऐसा मामला जो देश की जनता के मस्तिष्क को बड़ी मात्रा में प्रभावित कर रहा है, उस पर भी जेपीसी का गठन हो सकता है। एक तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर मैंने स्टार्ट में ही अपनी बात क्लियर कर दी, ये एडॉक कमेटी है, तदर्थ समिति है, कभी कभार इसका गठन किया जाता है। और दोस्तों, आज तक 5 बार जेपीसी का गठन किया गया, 5 बार। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये एडॉक कमेटी है। 1987 में बोफोर्स तोप जो घोटाले की बात जो की गई, उस बोफोर्स तोप घोटाले की जांच करने के लिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जेपीसी का नाम हम लोगों ने सुना था। उस समय कांग्रेस के एक सांसद हुआ करते थे बी शंकरानंद, उनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। तो पहली बार जेपीसी 1987 में गठित की गई थी। 1992-93 में एक घपला हुआ था, आप लोगों को शायद याद होगा। हर्षद मेहता उस समय काफ़ी चर्चा में रहे थे। जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें जो लेन देन होता है, उस लेन देन में बहुत सारे अनियमितता बरती गई, उनकी जांच करने के लिए आप शेयर घोटाला लिख सकते हैं, शेयर घोटाला याद रख सकते हैं। 1992-93 में ये जो शेयर घोटाला हुआ, उस शेयर घोटाले की जांच करने के लिए दूसरी बार जेपीसी का गठन किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, इस जेपीसी के अध्यक्ष राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता, राजस्थान की राजनीति में काफी नाम रहा इनका, रामनिवास मिर्धा, वो इस जेपीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस जो नंबर 2 पर थी। केतन पारेख का नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो एक स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था। ये 1998-99 में काफी चर्चा में रहा था, स्टॉक मार्केट स्कैम या घोटाला कह दीजिए, जिसमें केतन पारेख का नाम काफी चर्चा में रहा था। इस मामले की जांच करने के लिए, या यूं कह दीजिए इस स्कैम की जांच करने के लिए
आप चाहें तो 2000 लिख सकते हैं। इस स्कैम की जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में इस जेपीसी का गठन किया गया था। ये तीसरी जेपीसी थी, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये 3 जेपीसी तो ये हो गई। मैं शायद इसको हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो। दोस्तों, वाजपेयी जी की सरकार थी और वर्ष 2002 में एक एनजीओ है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अगर आप लोगों ने नाम सुन रखा हो तो। ये एनजीओ सुनीता नारायण चलाती है और बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। CSE की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम जो शीतल पेय जो लेते हैं, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक पदार्थ हैं और वो कीटनाशक पदार्थ हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ऐसी स्थिति में जो चौथी जेपीसी बनी, वो कोल्ड ड्रिंक में जो कीटनाशक पाए जाते हैं, शीतल पेय में जो कीटनाशक पाए जाते हैं, उसकी जांच करने के लिए शरद पवार की अध्यक्षता में इस जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी 2002। इसके बाद में आप लोगों को याद होगा 2009-2010 में काफी चर्चा में रहा था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, उसकी जांच लंबे समय तक सदन में हंगामा होता रहा। फलस्वरूप वर्ष 2011 में ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, इस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए हम लोगों ने एक जेपीसी का गठन किया था। उस जेपीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे PC चाको। ये कांग्रेस के सांसद है और अभी भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है ये। इनकी अध्यक्षता में 5वीं बार जेपीसी का गठन किया। एक तो इस बात को आपको ध्यान रखना था। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही फैक्ट कुछ थे जो आप लोगों के साथ साझा किए। इसमें बात क्या याद रखनी है, उस तदर्थ समिति, कृष्णा जी आप खुद कह रहे हैं तदर्थ है, इसका सीधा सा मतलब भी यही है, जो एडॉक है, जो कुछ विशेष मामलों की जांच के लिए गठित की जाती है, तो तदर्थ नाम से स्पष्ट होता है। दोस्तों, जेपीसी में क्या क्या बातें आपको याद रखनी। पहली बात, जेपीसी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मामला आपको सौंपा गया है, जो मामला आपको दिया गया है, उस मामले की जब तक आप जांच नहीं करते हो तब तक जेपीसी बनी रहती है। एक तो इस बात को ध्यान रखिए। और जैसे ही जेपीसी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देता है, यानी जो मामला आपको दिया गया उसकी जब आप जांच कर लेते हो, तो ऐसी स्थिति में जेपीसी अपना आप ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, जेपीसी की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, संसदीय प्रक्रियाओं में, वो ये लिखा हुआ है कि जब भी जेपीसी का गठन किया जाएगा तब जेपीसी के सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच में 2:1 का रेशियो रहेगा। आप कहेंगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 30 सदस्य हैं किसी जेपीसी में, तो 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। अगर 15 सदस्य हैं तो 10 सदस्य लोकसभा से होंगे और 5 सदस्य राज्यसभा से होंगे। ऐसा रूल है। जेपीसी की कोई सदस्य संख्या तय नहीं है। आप मुझे ये कह सकते हैं कि जेपीसी क्या कर सकती है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं। जो मामला जेपीसी को सौंपा गया है, जो मामला जेपीसी को सौंपा गया है, जेपीसी उससे संबंधित मामले से संबंधित कोई भी व्यक्ति है उसको समन जारी कर सकती है। समन लीगल नोटिस होता है जिसकी पालना संबंधित व्यक्ति को करनी होती है। ये जेपीसी को पावर है। जेपीसी खुद भले किसी को सजा ना दे, लेकिन दोस्तों जेपीसी की जो रिपोर्ट्स हैं, जेपीसी जब अपनी फाइनल फाइंडिंग्स जो सरकार को देती है, सरकार चाहे तो उसके ऊपर फर्दर जाँच बैठा सकती है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग हम लोग 40-45 मिनट से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संसदीय समितियों को आज हम लोगों को एंड यहीं पर करना चाहिए। संसदीय समितियों में अभी भी एक टॉपिक बाकी है और वो है विभागीय समितियाँ। इसके अलावा हमारी संसद में लाभ के पद पर समिति है, इसके अलावा सरकारी आश्वासन समिति है, बहुत सारी और भी कमेटीज है। मैं चाहता हूँ कम पढ़े लेकिन डंका पढ़े। कल हम लोग वापस इस विषय पर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, आप लोगों से बातचीत होगी। आप इसी तरह से हमारी बातों को सुनते रहें, इसी तरह से कोऑपरेट करते रहें, इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें। संसदीय समितियों का टॉपिक कल भी कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel.
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.